2011 में लापिनोज शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही समय में वो बंद भी होने वाला था। लेकिन फिर कुछ समय बाद इन्होंने अपने और आउटलेट खोले। कुछ तो खुद के थे, लेकिन फिर धीरे धीरे वो फ्रेंचाइजी मॉडल पे पहुंचे। पर क्या इनकी फ्रेंचाइजी मॉडल प्रॉफिटेबल होती है? और अगर फ्रेंचाइजी बंद हो जाए तो उसका नुकसान कौन झेलता है? रिसर्च करते हुए मुझे पता चला कि लापिनोज का सिर्फ 15 से 20% रेवेन्यू पिज्जा बेच के आता है। तो बाकी का रेवेन्यू कहां से आता है? और कैसे डोमिनोज और पिज्जा हट के इतने साल से इंडिया में होते हुए भी आज लापिनोज ने पिज्जा हट को इंडिया में पीछे छोड़ दिया है? पर क्या ये डोमिनोज को भी भारत में पीछे छोड़ने का दम रखता है? हालांकि यूएसए, कनाडा और यूएई जैसी कंट्रीज में भी लापिनोज ने अपने आउटलेट खोल रखे हैं। पर ऐसा क्या किया पिज्जा की इस इंडियन कंपनी ने कि आज भारत में इसके हजारों आउटलेट हैं और टायर 2-3 सिटीज के साथ टायर 1 सिटी के लोग भी इस पिज्जा को पसंद करते हैं? जानेंगे इस वीडियो में। 2011 में सनम कपूर ने चंडीगढ़ में अपना पहला लापिनोज का आउटलेट खोला। हालांकि वो कुछ ढंग से चला नहीं, लेकिन फिर 2012 में उन्होंने अपना दूसरा आउटलेट खोला, जो कि काफी सक्सेसफुल रहा, क्योंकि वहां पे उन्होंने हाइजीन, क्वालिटी, प्राइस, क्वांटिटी हर चीज का ध्यान रखा था। जो दिक्कत उन्हें पहले आउटलेट में आई थी उसको अवॉइड करते हुए इन्होंने अपना दूसरा आउटलेट खोला। अब उस समय पिज्जा के मार्केट में डोमिनोज और पिज्जा हट का राज था। हालांकि अभी भी डोमिनोज और पिज्जा हट इंडिया का बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करके बैठे हैं, लेकिन 2011 में लगभग 54% से ज्यादा पिज्जा का मार्केट डोमिनोज ने इंडिया में घेर रखा था। अब सनम कपूर को फूड बिजनेस की कोई नॉलेज तो थी नहीं, इसलिए उन्होंने अपना पहला आउटलेट अपने ही पैसों से खोला, दूसरा आउटलेट भी अपने पैसों से ही खोला और धीरे धीरे इनके पास जो प्रॉफिट आता गया उससे इन्होंने 1-2 आउटलेट और खोले। लेकिन ये चाहते थे कि इनका ब्रांड ग्लोबली जाए और इसीलिए ये चाहते थे कि इनके आउटलेट हर सिटी में हो, लेकिन उसके लिए चाहिए था पैसा और वो इनके पास था नहीं। इसलिए इन्होंने सोचा कि ये फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करेंगे, मतलब दूसरे लोग इनकी जगह पैसा लगाएंगे और ये उसमें से एक छोटा सा प्रॉफिट अपने हिस्से का ले लेंगे। 2013 में इन्होंने लापिनोज का पहला फ्रेंचाइजी आउटलेट खोला और धीरे धीरे ये पूरे भारत में फैल गए। आज भारत में इनके लगभग 700 से ज्यादा आउटलेट हैं। यूएई, लंदन एंड इवन कनाडा में भी इनके आउटलेट मौजूद है। लापिनोज के 14 सालों में इतनी जल्दी ग्रो होने के कुछ रीजंस हैं, जैसे कि ऑप्शंस देना, तंदूरी मेयो, तंदूरी मखानी, इंडियन फ्लेवर्स मतलब अलग अलग तरह की सॉसेस के पिज्जा बनाना, फ्लेवर्स के साथ साथ यूनिकनेस देना, जैसे 900 वाले लार्ज पिज्जा का सिर्फ एक स्लाइस 150 रुपए में बेचना, जिससे लोगों को बड़ा पिज्जा ना खरीदना पड़े और कम पैसों में वो लोग बड़े पिज्जे को टेस्ट भी कर लें। ये कॉन्सेप्ट बाहर के देशों में चलता था, पर भारत में ये काम कोई नहीं कर रहा था और इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने अपने हर आउटलेट पे अप्लाई करा और फ्रेंचाइजी बढ़ाते गए और यही इनकी यूएसपी बन गई। 3 तरीके से पैसे कमाते हैं। एक तो फ्रेंचाइजी फी जो वन टाइम होती है, लगभग 4 से 5 लाख रुपए। दूसरा नेट प्रॉफिट पे ये लोग 4% रॉयल्टी ले लेते हैं, मतलब कि हर 100 रुपए के प्रॉफिट पे 4 रुपए इनके होंगे। साथ ही जो भी सामान बनेगा, मतलब पिज्जा वगैरह ये लोग जो भी बनाएंगे, उसका जो सामान आएगा वो इनके पास से खरीदना पड़ेगा। इससे 2 चीजें होंगी, ब्रांड ग्रोसरी बेच के प्रॉफिट करेगा और क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी, क्योंकि फूड बिजनेस में काफी देखा जाता है कि जो फ्रेंचाइजी ओनर होते हैं वो सस्ते के चक्कर में चीप क्वालिटी का सामान लगा देते हैं, जिसकी वजह से ब्रांड की रेपुटेशन खराब हो जाती है। इनका लगभग 65 से 70% प्रॉफिट फ्रेंचाइजी की फी से और रॉयल्टी की इनकम से आता है और बाकी का रॉ मटेरियल बेच के आता है। फरवरी 2025 में लापिनोज की 1000 करोड़ की वैल्यू हो चुकी है और पिज्जा के मामले में भारत में पिज्जा हट और डोमिनोज के बाद तीसरे नंबर पे आता है। 2023 में इनका लगभग 900 करोड़ के करीब का रिवेन्यू था। सनम कपूर का कहना है कि और भी बहुत सारे आउटलेट खोलेंगे और ये चाहते हैं कि ग्लोबली और इंडिया का बहुत बड़ा ब्रांड बने। लापिनोज ने जो अपना मेनली फोकस किया है वो टायर 2-3 सिटीज पे किया है और ये लोग अपने 60 से 70 रुपए वाले पिज्जा में ना मेयोनीज वगैरह भर देते हैं और जो आप डोमिनोज का पिज्जा मानने देखोगे ना, वो काफी खाली खाली सा रहता है। हर फूड ब्रांड या फिर रेस्टोरेंट को चलाने के लिए कुछ चीजें कॉमन रहती हैं, जैसे कि टेस्ट अच्छा हो, प्राइस कम हो, क्वालिटी ठीक हो और जो आपकी रेगुलर कॉस्ट है जैसे कि सैलरी, रेंट वगैरह, वो सबसे कम हो। ये लोग सबसे पहले ज्यादातर छोटी सिटीज में अवेलेबल हुए, जिसकी वजह से इनका रेंट भी कम आया और इनकी सैलरीज भी कम आई और जो इनका इनिशियल कैपिटल होता है वो इनके फ्रेंचाइजी ओनर दे देते हैं। और इनका ऐसा कहना है कि इनकी फ्रेंचाइजी लगभग 25 से 27% का प्रॉफिट कर लेती है। साथ ही साथ जो सॉस वगैरह ये लोग यूज करते हैं वो भी दूसरे ब्रांड्स की तरह ये लोग भी दूसरे ब्रांड से खरीदते हैं, जैसे कि मैकडोनल्ड, डोमिनोज, वीवा वगैरह की सॉस यूज करता है, ऐसे ही ये लोग भी दूसरी कंपनीज की सॉस यूज करते हैं। इससे ये फायदा होता है कि इनको सॉस वगैरह मैन्युफैक्चर नहीं करनी पड़ती और इनका टाइम बच जाता है। वैसे तो लापिनोज को सनम कपूर खुद ही ओन करते हैं और इन्वेस्टर्स की ऑनलाइन ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, पर मैंने बहुत ज्यादा सर्च करा तो पता चला कुछ आर्टिकल्स में ये लिखा है
कि ये लोग फ्रेंचाइजी ओनर्स को अपनी कंपनी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा भी दे देते हैं। और देखो, फूड बड़ी सब्जेक्टिव चीज है। जो चीज आपको आज पसंद है वो शायद कल ना हो। जो टेस्ट आज आपको पसंद आ रहा है वो शायद दूसरे के लिए बहुत ही बेकार टेस्ट हो। इनके पिज्जा में मेयोनीज ही मेयोनीज भरी रहती है। पर जिन्होंने कभी चीज वाले पिज्जा नहीं खाए, जिनके यहाँ पे चीज वाले पिज्जा बहुत महंगे मिलते हैं, उनके लिए यही चीज है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इनके पिज्जा बहुत बेकार हैं, डोमिनोज ही बेस्ट है वगैरह वगैरह, क्योंकि मैंने काफी कमेंट देखे, बहुत सारे लोग यही कह रहे थे कि इनके पिज्जा बहुत बेकार हैं, इसमें मेयोनीज ही मेयोनीज है। पर जिन्होंने कभी चीज नहीं खाई उनके लिए यही अच्छा पिज्जा है। और अगर इनका ब्रांड बड़ा हो रहा है मतलब लोगों को ये चीज पसंद आ रही है। बाकी उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और यहाँ तक वीडियो देखी है तो सब्सक्राइब करना भी बनता ही है। और कमेंट में ये जरूर बता देना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।